नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज हमारे खास मेहमान हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, स्वागत है आपका आज तक में। धन्यवाद। बीजेपी की सरकार पर, मोदी जी की सरकार पर एक बड़ा आरोप 2016 में ये लग रहा है कि जो बातें आपने कही जब आप विपक्ष में थे, सरकार में आने के बाद मोदी सरकार एकदम उलट कर रही है। कई सारे उदाहरण हैं। फर्ज कीजिए अगर हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं, आपने कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, लेकिन अब सरकार कह रही है कि आतंकवाद तो हो रहा है लेकिन बातचीत भी करनी है। क्या मजबूरी है मोदी सरकार की बातचीत? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि ये आरोप निराधार है कि बातों से उलट गए, या जो विपक्ष में कहते थे वो नहीं कह रहे। अभी विपक्ष यदि ऐसा कह रहा है तो वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि उनको फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। और जहां तक विदेश नीति को लेकर के विषय है, विदेश नीति पे परिस्थितियां जो बदलती हैं, जो हालात होते हैं उसका संज्ञान लिए हुए, उसकी समीक्षा करके और घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखते हुए उसी प्रकार संबंधित विभाग, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हो, वो अपनी एक उसी तरह की एक रणनीति अपनाते हैं। ये सुरक्षा परिस्थितियां बदली हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा, परिस्थितियां बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, बयान बदलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बदली हैं, मैं ये कह रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन दी चेंजिंग सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी संबंधित विभाग हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो उस प्रकार की रणनीति तय करती हैं। आपके कैंपेन का स्लोगन था कि अगर मोदी सरकार बनेगी तो बार बार जो सरहद पे हमले होते हैं वो नहीं होंगे। सरहद पे हमले हो रहे हैं, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। फिर दूसरा जो आपका प्रॉमिस था वो ये था कि मुंह तोड़ हम जवाब देंगे पाकिस्तान। देखिए, जहां तक सरहद पर जो भी पिछले एक वर्ष में जिस प्रकार की वायलेशंस हुई हैं या अन्य उस तरह की कोई भी शरारत हुई है, एक बात तो साफ जाहिर है कि उसका मुंहजोर जवाब दिया गया है। और चूंकि मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र उसके साथ काफी हद तक सीमा का क्षेत्र है और मेरा वहां प्रवास रहता है, जाना रहता है, और एक बात बड़ी प्रमाणित तौर पर सामने देखने को मिलती है, वहां के लोगों का मनोबल पहले की तुलना से कहीं ऊंचा है और वो स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं और खुली आवाज में कहते हैं कि यदि कोई पाकिस्तान की ओर से सीमा पर कोई उल्लंघन होता है तो जिस तरह की जवाबी कार्रवाई अब मोदी सरकार के रहते होने लगी है, इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई कई वर्षों से हमें देखने को नहीं मिली और इस कारण उनका मनोबल बढ़ गया। मैं गुरदासपुर में, दीनानगर में, पठानकोट में हुए आतंकवादी हमलों की बात कर रहा हूं, जिसका कैंडिडेट मोदी ने कहा था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो हमारा मुंह तोड़ रहे हैं, हम जवाब नहीं दे रहे। देखिए, ऐसा नहीं है। पठानकोट के इस संबंध में जो भी कार्रवाई की गई है सराहनीय है, प्रशंसनीय है और हमारा ये मानना है कि हमारी ओर से बहुत ही प्रशंसाजनक कार्रवाई की गई है। चर्चा स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में इसको लेकर गर्व है कि लगता है कि मोदी सरकार पर वॉशिंगटन का बड़ा दबाव है कि बार बार बराक ओबामा कह रहे हैं कि नहीं, आप दोस्ती कीजिए। इस वजह से जो भी उनकी पुरानी सोच थी उससे बीजेपी पूरी पलट गई। नहीं, इतनी बात तो मैं कह सकता हूं कि मोदी सरकार पर किसी का दबाव नहीं है, ना आंतरिक ना बाहरी। इससे अधिक कहने की मेरे में कॉम्पिटेंस नहीं। आप जम्मू कश्मीर से आते हैं। जम्मू कश्मीर में निधन हुआ वहां के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का, और इस वक्त जम्मू कश्मीर के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि इसके आगे अब क्या होगा। आपकी राय में अब इसके आगे क्या होगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब स्वतंत्रता के बाद की जो पहली पीढ़ी थी राजनीतिज्ञों की और स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस की, उससे संबंधित थे और आई थिंक ही वाज द लास्ट सर्वाइविंग वेटरन्स अमंग दैट फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन ऑफ स्टेट्समैन। और उनके जाने का अभाव तो हुआ है और उन्होंने एक बड़ा प्रमुख योगदान भी किया जम्मू कश्मीर की राजनीति को देश की मुख्य धारा की राजनीति के साथ जोड़ने में, और ये कमी तो महसूस होती रहेगी। महबूबा मुफ्ती, जो कि मुफ्ती साहब की बेटी हैं, उनसे बीजेपी उसी तरीके से यह सरकार चला पाएगी जैसे कि मुफ्ती साहब के साथ चलती थी, क्योंकि लगभग हर विषय पर महबूबा मुफ्ती की अपने पिताजी से राय एकदम जुदा है। नहीं, मैं उस बहस में उलझे बगैर मात्र ये कहूंगा कि हमारी जो सरकार वहां पे रही है पिछले 8-9 मास से, वो एक एजेंडा ऑफ अलायंस के आधार पर रही है। भले ही यद्यपि आइडियोलॉजिकल विषय को लेकर के कुछ अलग अलग मत भी थे, बट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, देयर वाज एन एग्रीमेंट टू डिसएग्री ऑन सर्टेन इश्यूज एंड देयरफॉर टू मूव अहेड ऑन द प्लैंक ऑफ डेवलपमेंट, which I think was commendably done by the coalition। 8-9 महीने में अनेकों विकास के क्षेत्र में कार्यों में
प्रोत्साहन भी रहा, केंद्र से भी पूरा सहयोग मिलता रहा और प्रदेश सरकार ने भी उसमें अपना नहीं, पर अपना कई योगदान विषयों निभाया। पर जो बहस छिड़ी उसमें फिर भी कहीं ना कहीं एक समाधान निकला। समाधान नहीं निकला तो कम से कम दोनों ने बोला कि चलिए आपकी राय जुदा, हमारी राय जुदा। लेकिन ऐसे वक्त पर जब बीजेपी के भीतर कई नेता हैं, और मैं जम्मू कश्मीर कई दफा जाता रहता हूं, नेता कहते हैं कि जैसी हुर्रियत की सोच है लगभग वैसी सोच महबूबा मुफ्ती की। देखिए तो ऐसे में कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासनबद्ध पार्टी है। हमारा एक वी हैव अ मैकेनिज्म इन प्लेस, वी हैव ऑथोराइज्ड ऑफिस बेयरर्स एंड अथॉरिटीज हु डील विद दीज इश्यूज। और गठबंधन को लेकर के भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कुछ एक नेताओं को अधिकृत किया गया है कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के पहलुओं से वो निपटे। नहीं, पर एक ऐसा फिलहाल लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी जी ने एक लाइन बिछा दी है। एक तरफ तो बीजेपी का ऑप्शन है ही पीडीपी के सामने, दूसरा एक ऑप्शन खड़ा हो गया कि कांग्रेस कह रही कि बीजेपी को छोड़िए, हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए। अब कांग्रेस क्या कह रही है उसकी मुझे जानकारी नहीं, परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम देशभक्त पार्टी हैं और साथ में हमारी प्राथमिकता है प्रदेश जम्मू कश्मीर का विकास हो। और विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार समूचा देश एक विकास यात्रा पर निकल पड़ा है तीव्र गति से, मैं समझता हूं कि प्रदेश जम्मू कश्मीर को अपने आप को इस मौके से, इस अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस विकास यात्रा में पूरी तरह शामिल होकर के प्रधानमंत्री जी की ओर से जो पैटर्नेज और जो उदार सहयोग मिल रहा है उसका लाभ उठाना। अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती एजेंडा आज तक में आई थी, जहां पर मैंने इंटरव्यू किया था, आप भी वहां पे आए थे। महबूबा मुफ्ती ने हमें कहा कि हुर्रियत से बातचीत बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीजें आगे तभी बढ़ सकती हैं जब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए और फिर चीजें आगे बढ़ें। तो अब आप क्या करेंगे इस तरह के बयानों का अगर ये मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, हमारा गठबंधन एजेंडा ऑफ अलायंस है और मैं उसमें लिखा है कि सब पार्टी से चर्चा होनी चाहिए। देखिए, वो किस प्रकार का उसका क्या स्वरूप रहेगा ये हमारा संगठन और संगठन के अधिकृत लोग तय करेंगे। पर आपको लगता है कि जैसे मुफ्ती साहब के चल रही थी वैसे ही आप डील कर पाएंगे महबूबा जी के साथ? अब भविष्य में क्या होगा ये कहना मेरे लिए कठिन है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट हैं। आपको चिंता, अंदेशा है? आप कह रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल, आपको अंदेशा है कि चीजें गड़बड़ा सकती हैं? मैं अंदेशा भी नहीं कहता, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रही है और आगे भी रहेगी। अच्छा, ये बताएं कि अब हमने हाल ही में देखा कि वीएचपी का एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ, 2016 अभी शुरू हुआ है, और सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने बयान दिया कि इस साल के आखिर तक राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। और वीएचपी के नेता भी डाल रहे। क्या आपको लग रहा है कि यूपी का जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वैसे वैसे राम मंदिर एक बार फिर से बने, ये जो पूरा माहौल है क्या ये गर्माएगा? मुझे क्षमा कीजिए, इस टिप्पणी में मैं नहीं उलझना चाहूंगा। मेरे ख्याल से संगठन और पार्टी के प्रवक्ता और अधिकृत लोग इस पर अपना संज्ञान लेकर के कुछ वक्तव्य देंगे, जो भी होगा। इंटॉलरेंस को लेकर इतनी बड़ी बहस छिड़ी। अभी हाल ही में हमने देखा कि आमिर खान जो कि इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर थे, मोदी सरकार ने कहा कि अलविदा, आपकी जरूरत नहीं। अब जनता कह रही कि देखिए यही तो हम कह रहे थे कि इंटॉलरेंट हो गई है इंडिया। अगर इंडिया इंटॉलरेंट होती तो इतनी इंटॉलरेंस की बहस ना बर्दाश्त करती। जो आज की सरकार है, इट हैज बीन टॉलरेंट इनफ टू टॉलरेट दिस ह्यूज बेसलेस डिबेट ऑन इंटॉलरेंस। तो इस प्रकार की, और मैं ये समझता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि जो बुद्धिजीवी समाज है, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, वो तो सदा से समाज को जोड़ने की भूमिका निभाते हैं और परंपरागत तरीके से भी ऐसा ही उनका रोल सदा रहा है। जाने अनजाने में उनसे कोई ऐसा कार्य हो जिससे समाज में विभाजन होता है तो वो अपने आप से या अपने बुद्धिजीवी होने से न्याय नहीं करते। आपको स्मरण होगा कि 1947 में बंटवारे के समय प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम नाम का एक मंच बना था, जिसमें उस समय के बड़े प्रमुख लोग थे। कैफी आजमी थे, इस्मत चुगताई थी, मोहसिन भोपाली थे। उन्होंने बंटवारे का भी विरोध किया था, राइटली और रॉन्गली, वी डोंट गेट इट टू दैट। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की परंपरा ये रही है, इस बर्रे सगीर हिंद जिसे आप कहते हैं उपमहाद्वीप की ये रिवायत रही है कि बुद्धिजीवी समाज, साहित्यकार, लेखक, अदीब, वो समाज को जोड़ने के काम में हिस्सा लेते हैं। कहीं विवाद पैदा होता हो और इट कॉजेज स्ट्राइफ, उसको अपने आप से परे रखते हैं। लेकिन वही बुद्धिजीवी समाज इस वक्त इतना परेशान है कि उसे लग रहा है कि हिंदुस्तान सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है। बुद्धिजीवी समाज का ये दायित्व है कि परेशानी की हालत में भी परेशान ना होकर के परेशानी का समाधान करे, और ऐसा भारत की परंपरा में देखने को मिलता है। जी, लेकिन
आपको नहीं लगता कि जो सरकार का फैसला था जिसमें आपने आमिर खान को अलविदा कहा, उसी से प्रूव हो गया? मैं उसमें उत्तर नहीं देना चाहता, बिकॉज आई एम नॉट प्रीवी टू दैट। लेकिन जिन लोगों ने भी फैसला किया उसके अपने मापदंड होते हैं। वो केवल एक कोई क्राइटेरिया, एक मापदंड नहीं होता जिसके आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। तो जो संबंधित अधिकारियों ने, संबंधित लोगों ने कोई इन्हीं मापदंड के आधार पर इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला होगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। और आईएनबी मिनिस्टर मनीष तिवारी ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो खबर जो कहती थी कि 2 बटालियंस मूव कर रही थी दिल्ली की तरफ, संभवतः सरकार की जानकारी के बगैर, वो खबर पूरी सही थी। इस वक्त वीके सिंह आपके साथ मोदी सरकार में है। अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जब वो थल सेना अध्यक्ष थे, क्या वो मनमोहन सिंह को बताए बगैर ट्रूप्स को दिल्ली की तरफ मूव कर रहे थे? देखिए, ये एक ऐसा विषय है सुरक्षा संबंधित जिसको लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं, और अनावश्यक इस बहस को और उलझाना मुनासिब भी नहीं। 2016 के लिए आपके हिसाब से सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? क्योंकि 2015 में 2 चीजें हुई, तो दिल्ली में हार हुई, बिहार में बड़ी हार हुई। तो लोग कह रहे हैं कि क्या मोदी जी की जो हवा है वो थम गई, वो हवा एक बार फिर से बने, उसके लिए आप लोग ऐसा नहीं है कि मोदी जी की हवा थम गई है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि अनेकों ऐसे नए इनिशिएटिव्स और अनेकों ऐसी योजनाएं और ऐसे कार्य प्रारंभ किए गए हैं पहले 1.5 वर्ष में, जिनके नतायज और जिनके परिणाम अभी देखने को मिलेंगे धीरे धीरे, और अद्भुत योजनाएं। अब उदाहरण के तौर पर राहुल जी, जैसे जन धन योजना है, 17-18 करोड़ खाते खुल चुके। मेरे ख्याल से इस देश में यदि परिवारों की संख्या लगाए तो 25-30 करोड़ होगी या 35 करोड़, उसमें से लगभग 17.7 करोड़ खाते खुले हैं। और जिन खातों को खोलने के लिए ये प्रावधान था कि जीरो अकाउंट पर खोल सकते हैं बिना पैसे जमा कराए हुए, वहां पर भी 22,000 करोड़ से अधिक धन इकट्ठा हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी जी की इस अद्भुत योजना ने न केवल आर्थिक सुरक्षा का कार्य किया, आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य किया, बल्कि साथ ही साथ आम आदमी को स्वाभिमान को बल दिया। मुद्रा योजना, बिना मॉर्टगेज किए हुए मध्यम वर्ग के उद्योगों को। इसके अतिरिक्त पेंशन योजनाएं जो आई है, जीवन बीमा सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना। हम सुना करते थे कि विदेशों में इस प्रकार का प्रावधान होता है, एल्डर एज स्टाइपेंड मिलता है 60-65 वर्ष की आयु के बाद। यहां किसी ने कल्पना नहीं की थी। 20-25 वर्ष इस बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, कल्पना नहीं की जा सकती थी कि 60 वर्ष की आयु के बाद, चाहे नौकरी हो कि ना हो, कोई महिला है, किसान है, कोई गृहिणी है, उसको पेंशन मिलेगी। चुनावों के नतीजों को उसको एक तरीके से सरकार के काम पे एक रेफरेंडम माने, तो दोनों तरफ से दिल्ली और बिहार को देखते हुए ये कहीं धारणा बनी कि मोदी सरकार अमीरों के लिए तो काम कर रही है, लेकिन सरकार के कामों का फायदा क्या गरीबों तक पहुंच रहा है? नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं 2 भाग में देना मुनासिब समझूंगा। पहली बात तो ये कि ये मोदी सरकार पर रेफरेंडम नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के चुनाव अलग होते हैं, कॉरपोरेशन के अलग, म्युनिसिपल के अलग, और हमारे देश का वोटर अब बहुत अधिक स्तर पर जागरूक हो चुका है। वो समझता है कि हाउ टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन वन इलेक्शन एंड दी अदर। दूसरी बात ये कि जो प्रचार है कि अमीरों की सरकार, ये विरोधियों ने किया है, और विरोधी दलों को चूंकि कभी इस बात का अनुमान नहीं था, अंदाज नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इतने बड़े बहुमत से, और देश विदेश में उनकी जय जयकार होगी, देश विदेश में उनकी इतनी छवि और देश का स्तर भी उनके कारण बढ़ा है, इसका उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, और इससे वो थोड़ा सा हजम करने में उनको दिक्कत आ रही है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, सर हमें आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, हम दिल्ली अच्छे से चला लेंगे, मोदी सरकार बड़ी सता रही है, हमें काम नहीं करने देगी। नहीं, मैं समझता हूं ये एक बड़ी ही सब्जेक्टिव सा तर्क है। पूर्ण राज्य का दर्जा देना अपने में एक अलग विषय है, काम कोई करने दे कि ना करने दे ये अलग विषय है। अब मोदी जी भी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कोई और सरकार थी, कभी उन्होंने शिकायत तो फुल स्टेट का राज्य था, दर्जा था। अरे तो फुल स्टेट बनने के बाद इनकी कोई कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। तो पहले तो जो इनको दायित्व मिला है उसको सक्षम ढंग से ये निभाएं, और लोगों को भी लगे कि निभा रहे हैं, तो उसके बाद आगे की बात की। कैंडिडेट मोदी ने कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, कि कोई भी सरकार किसी बिजनेस को चलाने की जरूरत नहीं है। जब से आप लोगों की सरकार बनी, अब करीब 20 महीने हो गए, एक भी आपने कोई ऐसा फैसला नहीं किया एयर इंडिया को बेचने का या किसी भी कंपनी को बेचने का जिससे लगे कि मोदी कैंडिडेट के तौर पे जो कहते थे पीएम बनने का वही कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए,
जैसा आपने ठीक कहा, मोदी जी ने कहा गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी बिजनेस, और साथ ही साथ उन्होंने कहा मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। 18 मास हुए, कुल 60 मास हैं इस कार्यकाल में। 60 मास पूरे होने तक वो भी पूरा हो जाएगा। जहां तक दूसरा पहलू था मैक्सिमम गवर्नेंस का, आपने देखा पहले ही वर्ष के भीतर क्रांतिकारी कदम जो 68 वर्ष तक किसी सरकार ने करने का साहस नहीं किया, सेल्फ अटेस्टेशन, यानी जो युवाओं को इतनी परेशानी होती थी गेस्टेड ऑफिसर किसी से टेस्ट कर समाप्त कर दिया किसी ने। ये अंग्रेजों के समय की प्रथा थी। और 1 जनवरी इस साल से हमने सिंगल फॉर्म की प्रक्रिया आरंभ की है। इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे आप? एयर इंडिया को बेच दीजिए। धीरे धीरे सब कुछ होगा, परंतु अभी कार्यकाल, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे 5 वर्ष में से 1 वर्ष अभी मुकम्मल हुआ है। तो मैं आपको उदाहरण, 2 वर्ष होते होते भी और कुछ होगा। तो धीरे धीरे ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो मैं उसी तरह उदाहरण दे रहा था कि गवर्नेंस को लेकर के जैसे हुआ उसी प्रकार इसको भी लेकर के, बट वी आर इनटू दैट कोर्स। आप जुड़े हमारे साथ, आप कह रहे हैं कि पूरा रिपोर्ट कार्ड अभी मत तैयार कीजिए, थोड़ा और वक्त दीजिए मोदी सरकार को बैटिंग करने का, फिर देखिए कि कितने रन बने नहीं बने। वक्त आपने दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आई एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।